दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही एनसीईआरटी कक्षा 12 और एनसीईआरटी सीरीज कक्षा 12 में हम लोग आज इस अध्याय और अध्याय संख्या 3 में पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों, समकालीन दक्षिणी एशिया। समकालीन दक्षिणी एशिया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पहले दो वीडियो क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 1 की बात करें तो दो ध्रुवीयता का अंत और क्लास दूसरी की बात करें तो सत्ता के समकालीन के अंदर, दो वीडियो हम लोगों ने डाल दिए। उससे पहले शीत युद्ध के दौर के बारे में मैंने आपको हल्का फुल्का आपको बता दिया, क्योंकि शीत युद्ध का दौर कक्षा 12 एनसीईआरटी में नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शीत युद्ध का दौर वाला अध्याय पूरा का पूरा करवा दूंगा। आज इस अध्याय में प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे समकालीन दक्षिणी एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया की बात करें तो समकालीन दक्षिण एशिया में पहले तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से देश आते हैं। उसके बाद में समकालीन दक्षिण एशिया में जो भी देश आते हैं उन देशों की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि किस में कहां पर कब कौन सी व्यवस्था थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास उन तमाम प्रतिभागियों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। अगर हम लोग बात करें ग्रेड फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ या फिर कक्षा 12 की, तमाम विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जुट जाइए। अगर आप लोग पूर्ण मनोयोग से देखना चाहते हैं, अगर आप लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कवला, स्कूल वेकिता राजनीति विज्ञान। बिना कोई विलंब किए हम लोग सीधे बात करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों एनसीईआरटी कक्षा 12 अध्याय 3 समकालीन दक्षिणी एशिया। इससे पहले आपने अगर दो क्लासेस जो अध्याय और अध्याय 2 वाली नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। प्यारे साथियों, सीधे हम लोग पहले प्रश्न की बात करते हैं और पहले प्रश्न आपका कह रहा है कि दक्षिणी एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। आप लोगों को प्यारे साथियों गलत कथन को बताना, यानी कि 3 कथन तो सही है और 1 कथन गलत है। सीधा सीधा प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस पर प्रश्न है। कथन ए या फिर अपन कहें ऑप्शन ए में है कि दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। दक्षिण एशिया की बात हो रही है और दक्षिण एशिया में यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली चलती है। यह बात सही है या गलत? उसके बाद में लिखा हुआ कि बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी गे में है। साप्ता पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। ऑप्शन घ के अंदर है कि दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि दक्षिणी एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में प्यारे साथियों मुख्य रूप से कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। 7 देशों की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, भारत, उसके बाद में बात करें तो पाक यानी पाकिस्तान, उसके बाद में बात करें तो नेपाल, उसके बाद में बात करें भूटान, उसके बाद में बात करें बांग्लादेश, उसके बाद में बात करें भारत के दक्षिण में देश जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका के प्राचीन नाम की बात करें तो सीलोन, और उसके बाद में देश की बात करें तो आपका देश आएगा प्यारे साथियों मालदीव। कितने देश हो गए? 7 देश हो गए। अब देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कई गाइडों के अंदर 8 देश भी लिखे हुए कि समकालीन दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ऐसा प्रश्न आता है कि समकालीन दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं तो आप लोगों को 7 देश करने हैं। कई गाइडों में ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक देश जिसका नाम है चीन, एक देश जिसका नाम है आपके अफगानिस्तान, एक देश है जिसका नाम है आपके म्यांमार। हालांकि ये दक्षिण एशिया का भाग अपन कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रमाणिक बुक्स दक्षिण एशिया में 7 देश ही माने गए। इन देशों की हालांकि मैं मानता हूं कि कई बार चर्चाएं होती है, लेकिन आप लोगों को विशेष रूप से स्पष्ट रूप से ध्यान होना चाहिए कि ये देश दक्षिण एशिया के भाग है। हालांकि भाग इनको भी कह सकते हैं, लेकिन आपको इन देशों के बारे में ही, दक्षिण एशिया के बारे में, देशों के बारे में ही जानकारी रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए ये देश आते हैं, हम लोगों ने बताया कि राजनीतिक या फिर भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर प्रकार की चीज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए बात करें दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया के केंद्र में कौन सा देश है? सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि दक्षिण एशिया के केंद्र में कौन सा देश है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, दक्षिण एशिया के केंद्र में कौन सा देश है? भारत है। अब देखिए बात करें दक्षिण एशिया की, और दक्षिण एशिया के केंद्र की बात मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर भारत आता है।
फिर अगला प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशिष्टताओं के तहत दक्षिण एशिया के उत्तर में क्या है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, उत्तर के अंदर है आपके हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया के उत्तर में। बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में ध्यान रखना प्यारे साथियों, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। दक्षिण एशिया के पूर्व की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण एशिया की बात करें पश्चिम में, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अरब सागर है। कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। आपके एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ सकता है। हमारी थीम में हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोर। हम लोग पीवाईक्यू करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, और आप लोगों को क्या हो जाता है? 360 डिग्री एनालिसिस हो जाता है। अब देखिए, इस प्रश्न में लिखा हुआ भाई साहब कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। यहां से आपके ऑप्शन के सीधा सीधा गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें कि भारत राजनीतिक प्रणाली, तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है भारत के अंदर। बात करें हम लोग अगर पाकिस्तान की, तो ध्यान रखना पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन प्लस लोकतंत्र, दोनों का मिला जुला रूप है। बात करें हम लोग नेपाल की, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, नेपाल, और नेपाल में 2006 तक नेपाल में क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था। क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था। और उसके बाद में हम लोग बात करें 2008 से, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, नेपाल में 2008 से क्या है? आपके है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद में बात करें प्यारे साथियों भूटान, ध्यान रखना प्यारे साथियों भूटान, और भूटान में 2008 और 2008 में भूटान में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। इससे पहले बात करें नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र है 2008 में। इससे पहले नेपाल में अलग शासन व्यवस्था थी, सॉरी भूटान में अलग शासन व्यवस्था थी। वर्तमान समय में भूटान में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। और यहाँ पर बहुदलीय, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था को भी मान्यता दी गई है। कब से? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 2005 से। बात करें प्यारे साथियों बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात करें तो ध्यान रखना बांग्लादेश में भी सैनिक शासन प्लस लोकतंत्र, सेना का शासन, उसके साथ में लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र और सेना के शासन का मिला जुला रूप कहां पर है? एक तो बांग्लादेश के अंदर और एक पाकिस्तान के अंदर। बात करें श्रीलंका की, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, श्रीलंका के अंदर क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र है। और मालदीव की बात करें तो मालदीव के अंदर 1968 और 1968 तक था आपके सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था, सल्तनतकालीन शासन। और उसके बाद में बात करें मालदीव में, वर्तमान समय में है आपके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कौन सी है मालदीव में? मालदीव में ध्यान रखना प्यारे साथियों, अध्यक्षात्मक। क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कहां पर है? मालदीव में। तो सीधे सीधे आपके ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं है। प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर दक्षिण एशिया के देशों में सफल लोकतंत्र की बात करें ना, तो सबसे पहले भारत का नाम आता है। भारत में सर्वाधिक सफल लोकतंत्र 1947 में देश आजाद हुआ था। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। प्रथम आम चुनाव से लेकर अभी तक बात करें तो दक्षिण एशिया ही नहीं, विश्व के सबसे अगर सफल लोकतंत्र की बात करें तो किस देश में? भारत में। उसके बाद में बात करें कि दक्षिण एशिया के किस देश में सफल लोकतंत्र है, तो श्रीलंका में। श्रीलंका और भारत दोनों में सफल लोकतंत्र कह सकते हैं दक्षिण एशिया के अंदर। बात करें प्यारे साथियों, ये लगभग देश साथ में आजाद होते। श्रीलंका की आजादी की बात करें तो श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली थी, जबकि भारत और पाकिस्तान को आजादी कब मिली? भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली थी आपके 1947 के अंदर। प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक देश है जिसका नाम है भूटान, एक देश है जिसका नाम है आपके नेपाल। आप लोगों को बताना है कि किस देश के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस देश के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको अक्सर कहता हूं कि आप केवल वीडियो देखने से सब लोग कभी नहीं हो सकते। हो सकता है कि मेरी बातें आपको थोड़ी अलग लग रही है, यानी कि खारी लग रही होगी, कड़वी लग रही होगी, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सफल होना है ना, तो आप लोगों को साथ साथ में कॉपी और पेन रखना होगा, साथ साथ में आप लोगों को नोट डाउन करना होगा। मैंने आप लोगों के लिए पूरा समर्पित हूं, मैं आप लोगों के लिए पूरा स्टूडियो लगा दिया।
मैंने आप लोगों को बोल दिया कि डेली की 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन क्लास लेकर आऊंगा, फिर भी आप जब तक पूर्ण मनोयोग से एकाग्रचित होकर समर्पित होकर नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप समर्पित हो गए, केवल और केवल 2-2.5 महीने बाद में आपके ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम है, अगर आप पूर्ण समर्पित हो गए तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथों के अंदर ज्वाइनिंग लेटर होगा। मंजिल तो अपने सामने खड़ी है, केवल और केवल अपने को मंजिल तक चल के जाना है, और सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इस प्रकार का कंटेंट लेकर आया हूं मैं आप लोगों के सामने, कम समय के अंदर किस प्रकार से मैक्सिमम मार्क प्राप्त कर सके। इस प्रकार के पर्सन एक था, लेकिन इस पर्सन में कई और पर्सनों की समावेश है। देखिए ऑप्शन कह रहा है कि बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और कब किए थे तो 1996 में किए थे। कब किए थे 1996 में किए थे। समझौते की बात करें किन किन के मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना HD देवगौड़ा और HD देवगौड़ा और SD देवगौड़ा के साथ में कौन थे, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएं। अपने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे HD देवगौड़ा के साथ में, जिन्होंने नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए, फटाफट से आप कमेंट करके बताएं। साप्ता की बात करें, साप्ता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो इस्लामाबाद के बाद सार्क सम्मेलन में साप्ता पर हस्ताक्षर हुए थे। SAFTA साप्टा की बात करें, कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकती है कि साप्टा का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इस पर हस्ताक्षर की बात करें तो 12वां शिखर सम्मेलन, और 12वां शिखर सम्मेलन 2004 में हुआ था, हस्ताक्षर 2004 में हुए थे। जबकि हस्ताक्षर करने की बात, हस्ताक्षर करने का वादा कब किया था, तो 2002 में किया था। और साप्ता पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो ध्यान रखना मेरे साथियों 2006 में लागू हुआ था। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल कई चालें समय समय पर चलते रहते हैं। दक्षिण एशिया में अपन कह सकते हैं इंटरनल या फिर अपन कह सकते हैं इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। कौन अपने करते हैं, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें कि दक्षिण एशिया में किसका दबदबा है, तो अपना प्यारा देश भारत का दक्षिण एशिया में दबदबा है। मैं तो आप लोगों से और मेरे खुद से और पूरे देशवासियों से, सक्रिय नागरिकों से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, आशा और अपेक्षा करता हूं कि भारत पुणे सोने की चिड़िया कहलाए, भारत पुणे विश्व गुरु कहलाए। और मोदी जी खुद कह रहे हैं 2047 तक भारत है जो क्या हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा, सोने की चिड़िया हो जाएगा, एक महाशक्ति बन के उभरेगा। उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ष एशिया दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, वापस से आ गया प्यारे साथियों साप्टा। अभी आप लोगों को मैंने बताया साप्टा के बारे में। अगर आप लोग एक्टिव हैं तो आप लोग बताइए फटाफट से कि साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए थे, हस्ताक्षर करने के वादा कब हुआ था, और साथ ही साथ साप्टा लागू कब हुआ था। देखिए साप्टा, ये है आपका साप्टा। साप्टा की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। अब देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ध्यान रखना हस्ताक्षर कब हुए थे। समझो निम्न में से किस वर्ष दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, फटाफट से कमेंट करके बताए कि हस्ताक्षर कब हुए थे। 1997 में, सॉरी 1947 में हुए थे, 1994 में हुए थे, 2002 में हुए थे, 2006 में हुए थे। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, हस्ताक्षर की बात करें ना तो आपका उत्तर क्या होगा, हस्ताक्षर हुए थे प्यारे साथियों 2004 में। हस्ताक्षर कब हुए थे, 2004 में थे। इस ऑप्शन में आपके 2004 कहीं नहीं लिखा हुआ, इस ऑप्शन में आपके 2002 ही लिखा हुआ, क्योंकि कई पुस्तकों में लिखा हुआ कि हस्ताक्षर कब हुए, 2002 में हुए, लेकिन 2002 में हस्ताक्षर नहीं हुए थे। हस्ताक्षर या फिर अपन के साइन करने का वायदा हुआ था। क्या हुआ था, वायदा या फिर वादा हुआ था, बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि भाई साहब साप्टा पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपके 2002 हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न डिलीट होने लायक है, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। साइन करने का वायदा कब हुआ, 2002 में। उसके बाद में बात करें साइन
हस्ताक्षर कब हुए? 2004 में। उसके बाद हम बात करें साप्टा लागू कब हुआ था, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। 1994 सन आपको याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि 1994 में ARF, एशियन रीजनल फोरम, एशियन रीजनल फोरम, एशियन रीजनल फोरम का गठन होता है। जबकि ARF का भारत पूर्णतया सदस्य कब बनता है, तो ध्यान रखना 1996 में भारत है जो पूर्णतया सदस्य बनता है। 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, आप लोग भली बात जानते हैं। जबकि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इन चीजों को आपको साथ साथ में याद रखना अति आवश्यक है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, भारत श्रीलंका समझौते का प्रमुख प्रयोजन क्या था? भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता हुआ था, उसका प्रमुख प्रयोजन क्या था? फटाफट से कमेंट करके बताइए। राजीव गांधी जयवर्धने के मध्य समझौता हुआ था, उसका प्रमुख प्रयोजन क्या था? तमिलनाडु के विरुद्ध भारत का युद्ध, या फिर श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, या सियाली और तमिलनाडु के बीच सजाती विशेष संघर्ष समाप्त करना, या फिर तमिल मिलिटेंट ग्रुपों का वैधीकरण करना। अब देखिए भारत श्रीलंका समझौता किन के मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, भारत श्रीलंका समझौता हुआ था आपके राजीव गांधी जयवर्धने के मध्य, जयवर्धने के मध्य हुआ था। कब हुआ था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए क्यों हुआ था? सियाली और तमिलों के सजाती विशेष संघर्ष समाप्त करने के लिए हुआ था। आप लोग भली बात जानते हैं। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय कौन सा? सियाली लगभग कितने प्रतिशत है? 75%। तमिल की बात करें तो लगभग कितने हैं? 25%। इन दोनों के मध्य समय समय पर संघर्ष होता रहता है, और संघर्ष होने के पीछे प्यारे साथियों कारण है कि सियाली है जो बहुसंख्यक है, सियाली अपने आप को सर्वस्व समझते हैं, जबकि तमिल कह रहे हैं कि हमारे को भी कम से कम कुछ तो अधिकार मिलना चाहिए जिससे हम हमारी जिंदगी आसानी से जी सके। तो इनके मध्य समय समय पर संघर्ष होता रहता है। बात करें प्यारे साथियों 1987 और 1987 में भारत ने IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। कहां पर भेजी थी? श्रीलंका में भेजी थी। क्यों भेजी थी? श्रीलंका में सियाली और तमिलों के मध्य जो संघर्ष था उसको समाप्त करने के लिए भेजी थी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना 1989 में ये IPKF वापस बुला ली गई। क्या बुला ली गई? वापस बुला ली गई। और ध्यान रखना IPKF जो विचार लेकर के, जो विजन लेकर के गई थी, उसमें सफल नहीं हुई थी। पहले साथियों ध्यान रखना IPKF भेजी थी श्रीलंका में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है जब IPKF वापस आई थी उस समय भारत के PM कौन थे? भारत के PM कौन थे 1989 में? फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब देखिए तमिलों के विरुद्ध भारत का युद्ध, ऐसा तो कोई था ही नहीं मामला। अब देखिए तमिलों की बात करें, तमिलों ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था प्यारे साथियों LTTE। क्या था? LTTT। और LTTT का गठन कब किया था? तो ध्यान रखना 1983 में, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और ये संगठन समाप्त हो गया। और समाप्त कब हुआ? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 2009 में। 2009 में ये संगठन समाप्त हो गया, क्योंकि इस संगठन का नेतृत्व करता था प्रभाकर वर्धन, उसकी हत्या कर दी 2009 में। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपके से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट, DTA पर हस्ताक्षर कब किए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आ रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। आप लोग ऐसा नहीं कि गूगल पे सर्च कर लो और आप दे दो। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा है, अगर आप लोग ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न आप लोगों ने निस्संदेह रूप से पढ़ा होगा। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क की बात करें SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है?
मालदीव नहीं है, म्यांमार नहीं है, नेपाल नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। तब तक मैं आपको बता दूं SAARC सर का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इस सर की स्थापना की बात करें, सर की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, हुई थी आपके दिसंबर, कब हुई थी? दिसंबर 1985 में। और दिसंबर की बात करें तो 8 दिसंबर को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है प्यारे साथियों आपका काठमांडू। कहां पर है? काठमांडू। और काठमांडू कहां पर है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, नेपाल में। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सार्क का कौन सा सदस्य देश नहीं है? अब देखिए, मालदीव है, नेपाल है, अफगानिस्तान है और म्यांमार है जो सदस्य देश नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी है, जो म्यांमार सदस्य देश नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, सार्क में सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश है प्यारे साथियों 8। कितने सदस्य देश है? 8। ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, SBI में PNB, SBI में PNB क्या हो गई? शामिल हो गई। ऐसे हो जाएगा आपका श्रीलंका, क्या हो जाएगा? श्रीलंका। बी से हो जाएगा प्यारे साथियों आपका बांग्लादेश, बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आई से हो जाएगा आपके इंडिया, क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा आपके क्या? मालदीव। म्यांमार नहीं होगा, ध्यान रखना, मालदीव। ए से हो जाएगा आपके अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। एन से क्या हो जाएगा आपके? नेपाल। पी से क्या हो जाएगा आपके? पाकिस्तान। और बी से हो जाएगा आपके प्यारे साथियों भूटान, क्या हो जाएगा? भूटान। अब देखिए, सार्क का अंतिम या फिर अपन के 8वां देश, आठवां देश और 8वां देश कौन सा था जिसने सदस्यता ली? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अफगानिस्तान। अब आप लोगों को फटाफट से कमेंट करके बताना है कि अफगानिस्तान ने अन्य 8वें देश के रूप में सार्क की सदस्यता कब ली, किस शिखर सम्मेलन में ली और उस शिखर सम्मेलन की बैठक कहां पर हुई? 3% आपके लिए छोड़ रहा हूं। 8वां देश सार्क का अफगानिस्तान कब सदस्य बना? फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कब सदस्य बना सार्क का शिखर सम्मेलन। उस समय शिखर सम्मेलन कौन सा था और आपके कहां हुआ था शिखर सम्मेलन? ये प्रश्न 3% है जो आपके लिए। इन प्रश्नों के उत्तर फटाफट से आप लोगों को देने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हर चीज आप लोगों को रेडीमेड मिल जाएगी ना, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं कि हर चीज मैं यहाँ बता दूं, मुझे तो याद है बता दूंगा, लेकिन आप लोग खुद कोशिश करेंगे। अब हो सकता है जो भी प्रतिभागी देखेंगे कहीं को नहीं आएगा, अब गूगल पे देखिए, आप अपने नोट्स में देखिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और जहां तक मुझे पता है ना, ये चीजें आपकी हजारों की संख्या में आपके पास में PDF है, सैकड़ों की संख्या में आपके पास में बुक्स है और हजारों से ज्यादा संख्या में आपके पास में स्क्रीनशॉट है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट आपके फोन के अंदर ही रह जाते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आप एक अलग से नोटबुक डालिए, 10, 20, 50 रुपए में अच्छी सी नोटबुक आती है, वो डालिए, इन प्रश्नों को लिखिए। अब देखिए प्रश्न एक, लेकिन इसके इर्द गिर्द में मैंने आप लोगों को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। सीधा सीधा प्रश्न आता है, आप लोग गलत कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन कश्मीर को लेकर भारत संबंधों के बारे में सही है? 2 कथन सही कौन से वो आपको बताने हैं। कथन ए कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी। UN सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार 1948 में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी, बिल्कुल सही बात है। और चर्चा क्यों की थी? ध्यान रखना प्रिय साथियों, कबायली हमला और कबायली हमला हुआ था, इस वजह से UN सिक्योरिटी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी। फटाफट से आप लोग बताइए कबायली हमला कब हुआ था? कबायली हमले के दौरान हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक क्षेत्र को हड़पने की कोशिश की, उसे कहा जाता है
पाक अधिकृत कश्मीर, POK, जबकि पाकिस्तान उसे कहते हैं, पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। उसके बाद में AB वाजपेयी, यानी AB वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, इस्लामाबाद में शिखर सम्मेलन 2004 में नहीं हुआ था। आप लोग कहेंगे कब हुआ था, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, 2006 और 2006 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? लाहौर। और लाहौर शांति समझौता भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता? लाहौर शांति समझौता। क्या कहा जाता है? लाहौर शांति समझौता। तो यह है जो आपके कथन एक तो गलत हो जाएगा। युद्ध विराम रेखा के आर पार एक बस सेवा का शुभारंभ वर्ष 2006 में हुआ था। बिल्कुल हुआ था। लाहौर में परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य जो समझौता हुआ था 2006 में, उसके बाद में युद्ध विराम रेखा के आर पार एक बस सेवा का शुभारंभ भी 2006 में हुआ था। उसके बाद में वर्ष 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमला हुआ था। ये बात प्यारे साथियों, वर्ष 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर हमला नहीं हुआ था। यह हुआ था आपके 14 फरवरी 2019 को समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमला हुआ था। और 14 फरवरी वही डेट जो आप लोग अच्छे से याद रखते हैं। 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपके इसमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा? एक तो आपके 1 नंबर सही हो जाएगा और एक आपके हो जाएगा 3 नंबर सही। तो ऑप्शन बे है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फटाफट से आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए और आर। ए कह रहा भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल सही है। शिमला समझौता कब हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जुलाई। कब हुआ था? जुलाई। और जुलाई में किन किन के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना, भारत और भारत की बात करें तो इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी प्लस जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य यह समझौता हुआ था जुलाई 1972 में। एक आपके अभिकथन बिल्कुल सही है। इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। बिल्कुल समझौता जुलाई 1972 में जरूर हुआ था शिमला में। इंदिरा गांधी और ये देखिए, JAB का मतलब क्या है? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थे? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। इनके मध्य होता। लेकिन इस समझौते में यह नहीं कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। अन्य देशों की मध्यस्थता से नहीं, द्विपक्षीय समझौता हुआ था कि कोई भी अगर ऐसा आगे से विवाद हो गया तो हम दोनों देश मिलकर के ऐसे मामलों को सुलझा लेंगे। तो सीधा सीधा आपके ए तो सही है, लेकिन आर है वो गलत है। अन्य देशों की बजाय द्विपक्षीय समझौते, यानी दोनों देश मिलकर ही हम ऐसे मामले को क्या कर देंगे? सल्टा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? यह अभी 2025 के अंदर प्रश्न आया था कक्षा 12 वार्षिक परीक्षा बोर्ड में कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, 19 सितंबर। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को था। किन किन के मध्य होता? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लस AK, और AK की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अयूब खान। कौन है? अयूब खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। इनके मध्य होता। और यह समझौता किन की मध्यस्थता से हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, WB प्लस IMF। WB की बात करें तो विश्व बैंक, और IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इनकी सहायता से, इनके निर्देशन में हुआ था। कब? 19 सितंबर 1960 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू। AK की बात करें तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। अयूब खान। किन किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? तो चेनाब, रावी और व्यास। इन नदियों पर भारत का क्या है? पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का इन नदियों पर क्या है? अनन्य अधिकार। चिनाब, रावी और व्यास। ऑप्शन ए है जो आपका क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्तंभ ए का स्तंभ बी के साथ में सार्थक मिलान करना है। पाकिस्तान सीएटो व सेंटो। सीएटो की बात करें CEATO, सेंटो की बात करें तो CENTO।
पाकिस्तान सेंटो व सीएटो में कब शामिल हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, 1954-55 में शामिल हुआ था पाकिस्तान सीएटो व सेंटो में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? आप भली भांति जानते हैं 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? फटाफट से कमेंट करके बताइए। भारत पाकिस्तान के बाद शिमला समझौता कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि अभी 1972 में हुआ था। तो आपके ए में क्या हो जाएगा? ए में 3, ए में 3 कहां? ये आ रहा है, तो ऑप्शन है आपके सी सही हो जाएगा। सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है। देखिए सेंटो और सीएटो की तरह एक ध्यान रखना, नाटो भी है। क्या है? एक नाटो भी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसी प्रकार से एक वार्सा पैक्ट भी है। वार्सा पैक्ट की स्थापना या फिर गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वापस से आपको स्तंभ ए को बी से मिलाना है। मई 1998 में क्या हुआ था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। मई 1998 में भारत 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए या फिर भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए? बिल्कुल सही हो जाएगा आपके, ये आपके भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे। अब परमाणु परीक्षण की बात आती है ना, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में कितने देशों के पास परमाणु शक्ति संपन्न होने का दर्जा प्राप्त है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। दिसंबर 1996 में क्या हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। जून जुलाई 1999 में क्या हुआ था? यह आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य करगिल युद्ध हुआ था। और फरवरी 2004 में आपके 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि साप्ता पर हस्ताक्षर हुए थे। जबकि 2002 में हस्ताक्षर करने का वादा हुआ था। क्या हुआ था? हस्ताक्षर करने का वादा। 2004 में कर दिया हस्ताक्षर और 2006 में क्या हो गया? ये हो गया आपके प्रभावी। क्या हो गया? प्रभावी, या फिर हम लोग कह सकते हैं हो गया आपके लागू हो गया। अब देखिए, मैंने आप लोगों को प्रश्न पूछा कि वर्तमान में कितने देशों के पास में परमाणु शक्ति संपन्न होने का दर्जा है? तो P5, इन्हीं 5 देशों के पास में। कौन कौन से? ए बी सी एफ आर। ए से हो जाएगा आपके अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। बी से क्या हो जाएगा? ब्रिटेन या भारत। सी से क्या हो जाएगा आपके? चीन। एफ से हो जाएगा आपके फ्रांस और आर से हो जाएगा आपके रूस। इनके पास में परमाणु शक्ति संपन्न होने का दर्जा है। अब देखिए, मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। उससे पहले भारत ने परमाणु परीक्षण आपके 1974 में ही कर लिए थे। आप लोग ये भी बड़ी बात नहीं जानते। 1974 में परमाणु परीक्षण भारत ने किए थे। वो डेट क्या थी? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। और भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया और 1998 में दूसरी बार किया। इन परमाणु परीक्षणों को नाम क्या दिया था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस मांग को लेकर हुआ? हल्का सा प्रश्न है। श्रीलंका के तमिलों के लिए अलग राष्ट्र बनाने हेतु, सिंहली समुदाय के हितों की रक्षा हेतु, तमिल को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा बनाने हेतु, या फिर भारत की तमिल जनता को श्रीलंका में अधिकार दिलाने हेतु। श्रीलंका के तमिलों ने अलग राष्ट्र बनाने की मांग की थी। इस कारण से श्रीलंका में क्या होता है? जातीय संघर्ष। और तमिल की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि तमिलों में एक बहुत बड़ा संगठन जिसका नाम है लिट्टे। लिट्टे की स्थापना या फिर गठन की बात करें तो 1983 में। और लिट्टे के प्रमुख जिसका नाम आपके प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की हत्या किसके द्वारा की जाती है? श्रीलंकाई सेना द्वारा। और कब की जाती है? 2009 में की जाती है। और लिट्टे हो जाता 2009 में क्या हो जाता? समाप्त। क्या हो जाता? समाप्त कब होता है? 2009 में होता है। अगला देखिए, वर्तमान समय में अगर बात करें ना, तो श्रीलंका में एक सफल लोकतंत्र है। साथ ही साथ श्रीलंका ने सबसे पहले दक्षिण एशिया के देशों में उदारीकरण की शुरुआत की थी। श्रीलंका ने सबसे पहले दक्षिण एशिया के देशों में उदारीकरण की शुरुआत की थी। साथ ही साथ श्रीलंका की जीडीपी की आय की बात करें तो भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ श्रीलंका की ग्रोथ रेट, हर बात करें ना, हर परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका एक उभरता हुआ देश है। आगे बात करें प्यारे साथियों, निम्न में से कौन से कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के लिए जिम्मेदार है? पाकिस्तान में वो कौन से कारण है जिनके कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता है? क्योंकि आप लोग भली बात जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ में आजाद हुए थे 1947 में,
लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र अनवरत अपन कह सकते हैं उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र, कभी सेना का शासन, लोकतंत्र सेना का शासन, ऐसा क्यों है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, पाकिस्तान में इसके लिए एक तो सेना जिम्मेदार है, धर्मगुरु जिम्मेदार है, और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा, साथ ही साथ सेना समर्थक समूह का मजबूत होना, मानवाधिकार आंदोलन है, मानवाधिकार आंदोलन है, इसमें आपके ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखना पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी रहने के कारण भी एक और अपन कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने ऐसे दोस्त बना रखे हैं। बात करें अपन अमेरिका या फिर चीन की, वो समय समय पर पाकिस्तान को उकसाते रहते हैं युद्ध करने के लिए कि आप बाहर से युद्ध करो। उकसाते इसलिए हैं प्यारे साथियों क्योंकि चीन या फिर रूस या फिर अमेरिका की बात करें तो आर्थिक या फिर अपन बात करें हर तरह से सेना की सहायता या फिर बात करें हथियार उनको अवेलेबल करवा देते हैं, जिनसे उनकी क्या होती है, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और पाकिस्तान बोला वाला सेना के ऊपर खर्च करता रहता है, हथियारों के ऊपर खर्च करता रहता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं होने के मुख्य कारण सेना समर्थक समूह का मजबूत होना। सेना समर्थन मजबूत इसलिए है कि पाकिस्तान ऊंची हरकतों कर देता है समय समय पर, लेकिन वापस से पाकिस्तान की जनता डरती है, तो सेना उनको कहती है कि आप लोग हमारे को समर्थन दीजिए, आप लोग हमारे को सपोर्ट कीजिए, हाँ आप लोग हमारे साथ में रहेंगे तो हम भारत को क्या करेंगे, भारत से चुनौतीपूर्ण सामना कर लेंगे। तो भाई चुनौतीपूर्ण सामना करने की आवश्यकता क्यों? आप प्रेम से रहिए, पहले आप उक्स क्यों रहे, आप बार बार आवेश में क्यों आते हैं, आप बार बार प्रॉक्सी वार करने की कोशिश क्यों करते हैं, आप बार बार आतंकवादी हमला करने की कोशिश क्यों करते हैं, आप बार बार उकसते क्यों हैं, आप बार बार आवेश में क्यों आते हैं? आप भारत की तरह एक लोकतंत्र को बनाए रखिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा जन्म भारत के अंदर हुआ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबसे अगर अच्छे शासन व्यवस्था की बात करें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्र में प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवाज को सरकारों के सामने रख सकता है। अगर सेना का शासन होता है या फिर राजतंत्र होता है या फिर अलग कोई दूसरे प्रकार का शासन होता है ना, तो वहां का नागरिक अपनी आवाज सरकारों के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख सकता है। तो हम लोग क्या है, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जन्मे। साथ ही साथ मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोग इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो खूब पैसे ही पैसे। आप लोग कमर कस लीजिए, उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी युद्ध भूमि में लड़ा जाता है ना, वो युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। और अगर मनोभूमि में पूर्ण रूप से व्यक्ति मानसिक रूप से अगर वो युद्ध करने के लिए तैयार रहता है ना, अपने हथियारों को तैयार रखता है ना, तो निस्संदेह रूप से युद्ध में विजय होता है। आप लोगों को वो हथियार नहीं खरीदने युद्ध करने वाले, आप लोगों को हथियार बढ़िया किताबें रखनी है, बढ़िया पेन रखने हैं पास में, बढ़िया नोटबुक रखनी है। और जो हम आप लोगों के लिए निस्वार्थ रूप से मेहनत करके हम और हमारी टीम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है, उसको आप लोगों को बार बार पढ़ना है। और आप लोगों को मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि विद्यार्थी वही सफल होता है जो 3R को अपनाता है। विद्यार्थी वही सफल होता है जो 3R को अपनाता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रीड। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, रिपीट। जिस दिन आप लोग 3R कर लेंगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सिलेक्शन से रोक देगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, समकालीन विश्व राजनीति में अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, 2 ध्रुवीयता का अंत। उसके बाद में सत्ता के समकालीन केंद्र, और इस तीसरे अध्याय में हम लोगों ने दक्षिण एशिया के बारे में चर्चा की। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग शेयर करेंगे तो गांव ढाणी के अंतिम छोर में बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में क्लास रहेगी, वो आपको दुआ देगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो एक बार जहां भी बैठे हैं, मन के अंदर पूर्ण समर्पित होकर के आप पढ़ना शुरू हो जाइए। साथ साथ में प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निस्संदेह रूप से मैं वादा और विश्वास दिलाता हूं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे अगले अध्याय अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ में। और मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं प्रत्येक दिन 2 या 3 क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ग्रेड फर्स्ट के लिए निःशुल्क लेकर आऊंगा। लेकिन वो वादा मैं पूरा तभी करूंगा जब आप पूर्ण समर्पित होकर के आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे। अब आप लोगों को लग रहा सर लाइक क्यों करे, शेयर क्यों करे? प्यारे विद्यार्थियों, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है
हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा, जैसे अभी 225 पोस्ट आई हुई है, पोस्ट बढ़ने की संभावना भी है, तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा पढ़ा हुआ स्कूल वेकेदा बने। तो आप लोगों को इतना सा सपोर्ट करना है, इतनी मैं सपोर्ट की आवश्यकता आप लोगों से आशा और अपेक्षा करता हूँ। मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, इन बातों के अलावा आप लोग को कुछ नहीं करना। आप लोगों को अपने आसपास में सकारात्मक परिवेश रखना है। आप लोगों से मैंने 2-3 प्रश्न पूछे थे, एक प्रश्न मैंने पूर्ण रूप से आप लोगों के लिए छोड़ा, आप कमेंट करके बताना। और भी कई प्रश्नों के साथ साथ मैंने आपको बोला कि इसके उत्तर आपको देने आप लोगों को जो मैंने बोला प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने। मुझे लगेगा कि मेरे साथ में गंभीर विद्यार्थी जुड़े तो मैं आप लोगों से वादा और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो तैयारी है ना, इसमें शानदार वाली मैं धार दे दूंगा और आपका निस्संदेह रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद, जय संविधान साथियों।